तुम सबने न्यूज़ में देख लिया होगा, ऑपरेशन सिंदूर, है ना। अभी मैं देख रही थी, सब अपनी अपनी कार्यवाही कर रहे हैं। पाकिस्तान भी अपने पार्ट पे बयान दे रहा है कि इंडिया ने मेरे सिविलियंस को मार दिया। मेरे 2 लोगों का नाम मैं जो सुन रही थी लास्ट खबर है, उस अब जब वापस जाऊंगी तो तब तक कुछ और बढ़ जाएंगे आंकड़े। उनका कहना है कि हम भी बदला लेंगे, इन्होंने हमारी धार्मिक स्थलों पे हमले किए हैं और हमारे कुछ, वो तो कह रहे हैं एक लड़की मर गई है हमारी 16 साल की, अपनी 16 साल की वो बच्ची दिख गई। जो न्यूली मैरिड हमारे यहाँ विधवा हो गई लड़कियाँ, वो उनको दिखी ही नहीं। अब जैसे कुछ ना कुछ तो होना था। आज मॉक ड्रिल है, कल सबका ध्यान मॉक ड्रिल पर था कि आज मॉक ड्रिल है, अचानक से ये घटना घटी। और अब जो हालात हैं, जो बयानबाजी पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, वो मैं करंट में देख रही थी लाइव में, वो ये कह रहा है कि इंडिया तो हमेशा से ही टेररिस्ट को अपने यहाँ पनाह देता रहा है, उल्टा बोल रहा है हमारे बारे में, और हम तो बिल्कुल पाक साफ हैं, हम तो कभी ऐसी गलती करेंगे ही नहीं, हम टेररिज्म के सबसे सख्त विरोधी जो देश है उनमें हम सबसे आगे की पंक्ति में खड़े हैं। तो इस तरह की बातें कर रहा है कि सुन के जो है बाहर भी लोग हंसी रहे होंगे कि कैसा देश है। टेररिज्म का सबसे जीता जागता उदाहरण ये टॉप 2-3 में इसी का नाम आता है। और ओसामा बिन लादेन, जिसका अमेरिका सबसे बड़ा, जिसको शत्रु मानता था, उसने पनाह इसी देश में ले रखी थी। ओसामा बिन लादेन ने, जिसने वो अटैक नहीं कराया था मुंबई की बिल्डिंग्स पे, वो प्लेन जो था। एक ऐसा देश जिसकी इंटरनेशनल इमेज ही टेररिज्म को बढ़ाने वाली है, वो दावा कर रहा है कि मैं तो पाक साफ हूँ और ये पड़ोसी देखो हम तो सो रहे थे, इन्होंने हमला कर दिया। खैर, इंडिया ने जो भी किया, आज पाकिस्तान 1-2 दिन में जो स्टेप लेगा उससे ये डिसीजन लिया जाएगा कि हमारा अगला स्टेप क्या होगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि ज़रूरत पड़ने पर इस दौर में भी लड़ाइयाँ हो सकती हैं। अभी पीछे हम क्या कहते थे कि वैसे खुल के कोई नहीं लड़ेगा, बायो वॉर करेंगे, कि किसी देश में बीमारियां ऐसी फैला देंगे कि उसके बड़े बड़े लोग मर जाएं, ताकि उस देश का ह्यूमन पावर ख़त्म हो जाए। लेकिन हमारे सामने पिछले 3-4 सालों से देखो, बड़े युद्धों का अगर वर्णन करें तो एक तो यूक्रेन के ऊपर किसने अटैक किया? रशिया। जबकि रशिया कितना बड़ा ताकतवर देश, यूक्रेन उसके मुकाबले एरिया में छोटा, संसाधनों में छोटा, उसने उसके ऊपर अटैक किया। और हमने बिल्कुल लाइव देखा, रोज़ टीवी अखबारों में आते थे ना, कैसे बॉम्ब्स गिराए जा रहे हैं। यूक्रेन के हेड ने अपने आप को आर्मी वाले कपड़े पहन के आप आगे कि भाई मैं हूँ पहले, देश अगर मैं मरना होगा तो मैं मरूंगा, अपनी सेना का एक मनोबल बढ़ाने के लिए। ये अभी की घटनाएं जो हमने लाइव देखी, इसका मतलब युद्ध अभी भी चलते हैं। ये हम पुरानी बात सोच रहे थे कि फ़र्क नहीं पड़ता, अभी भी लोग लड़ते हैं। अब जैसे अगर हम अपना ही उदाहरण देखें, भारत पिछले कितने लंबे समय से किसी से नहीं लड़ा है। और वैसे भी हम अगर ध्यान से देखें अपनी हिस्ट्री में, हम कभी ऐतिहासिक काल में अगर देखें तो इंडिया के कितने शासक थे जो विदेशों में गए? कोई भी नहीं। हम तो बहुत लिमिटेड अपने एरिया में सुख और शांति से रहने वाली कम्युनिटी के लोग थे। हमने इतना पैदा किया इस इंडिया में, इतना पैदा किया कि हम भूखे मरे ही नहीं। जब हम भूखे नहीं मरे तो हमें क्या ज़रूरत अपना देश छोड़ के जाने की? जो भूखमरे या इस तरह की प्रजाति के लोग थे, वो भागे भागे यहाँ आते थे कि हमें भी कुछ यहाँ से मिल जाए। हमारे ऊपर विदेशी आक्रमणकारी कितनी बार आए, कभी कहीं से, कभी कहीं से, कभी तुर्की, कभी अरबी, कभी मध्यकाल में, जिस काल में उठा के पढ़ लो। तुमने कब पढ़ा किसी देश की हिस्ट्री में कि इंडियंस वहाँ जाके उनके हिस्सों से कुछ उठा के ले आए? हम बेटा एक अमीर देश के लोग थे, समृद्धशाली थे, इतना पैदा करते थे इस मिट्टी से कि हमारा पेट पूरे साल भरा रहता था। इतनी बढ़िया नदियाँ, इतने मिनरल्स, सब कुछ तो है यहाँ। इसलिए हमने कभी वो हिंसात्मक प्रवृत्ति की दूसरे को एक्सप्लॉइट करना है, इसका सारा चीज़ें रिसोर्सेज खानी है, हमारे मन में ना, हमारे नेचर में था। और इसीलिए हम हिंसात्मक नहीं बने। इंडिया को ध्यान से देखो ना, जैसे विदेशी जब हमारे ऊपर आक्रमण करने आए तो पुराने टाइम में, चाहे वो ईरान से आने वाला नादिर शाह रहा हो या कोई भी, किसी का भी नाम उठा के पढ़ो, वो 2 चीज़ें सोच के आते थे, या तो लूट के ले आएंगे और नहीं तो मर जाएंगे। यानी या भाई इतना भूख से मरने से बढ़िया लड़के छीन लाएं, क्या पता हमें कुछ बचत होके वहाँ से आ जाए। हम कभी बाहर गए नहीं क्योंकि हमारा सदा पेट भरा रहा। हमारे देश में हमने कभी नहीं सुना सोने को देखो तो भरा पड़ा था, गेहूं की बात करो, चावल की, धान की, किसी चीज़ की, हम हमेशा से रिच से बेटा। इसीलिए हम बाहर नहीं निकले और हमने किसी देश पे ना आतंक फैलाया, ना कलह कलेश किया। पाकिस्तान को जब से इसका जन्म हुआ 14 अगस्त 47 की रात में, उस दिन से इसको लगता है कि मेरे पास हिस्सा कम है,
मुझे कम मिला, मुझे कम मिला। उस वेरी फर्स्ट डे से आज तक इसको लगता है कि इंडिया ने मेरे साथ चीटिंग की। कितने साल बीते, कितना कुछ हुआ, इतने सालों में अपनी प्रोग्रेस करके भी तो देश आगे बढ़ सकता था ना। वो पुरानी चीज़ें रोते रहना कि कश्मीर हमारा था, ये हमारा था। बेटा इतने सालों में अगर अपने आप को हम देखें, 1947 में जहाँ हम कच्ची सड़कें थी हमारे देश में लगभग एरियाज़ में, ऐसी आज जैसी तुम्हारी जैसी सड़कें नहीं थी, तब था ही क्या? कम्युनिकेशन के नाम पे फ़ोन नहीं थे, कुछ भी नहीं थे साधन। कितने कम लोगों को पढ़ना आता था, अनपढ़ ज़्यादा थे, पढ़े लिखे कम। अच्छी सड़कें नहीं, बिजली के खंभे नहीं थे, सब अंधेरे में, पुराने वाला स्टाइल। अब सोचो उस 47 से अगर मैं आज बात करूं 2025 की, तो इंडिया की वर्ल्ड की सबसे बड़ी आबादी हैं हम। इतनी बड़ी आबादी में से मैक्सिमम को आज, भाई मैं ये नहीं कहती कि बहुत अमीर हैं हम, लेकिन फिर भी हम देखें पीने के पानी की सहूलियत काफ़ी हद तक है। हम उतने प्यास से नहीं मरते जैसे 1950-47 में हमारे साथ परेशानी थी। आज हम दुनिया में सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में टॉप में आते हैं, चाहे गेहूं की बात करें, चावल की बात करें, या किसी भी चीज़ को उठा के पढ़ लो। दूध के प्रोडक्शन में हम फर्स्ट हैं, जानवरों की संख्या सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ पर चाय का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ों में हम टॉप 2-3 के अंदर अंदर आ जाते हैं। उस हिसाब से अगर पाकिस्तान को कंपेयर करें, पाकिस्तान में खाने की भी किल्लत है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल ध्वस्त है इस टाइम पर, और इतना ख़राब हाल है। सिर्फ अभी की बात नहीं करी, पिछले कई सालों से उठा के पढ़ लो। पाकिस्तान को अपना सारा दिमाग अपनी ग्रोथ पर लगाना चाहिए, लेकिन वो लगाते किस पे हैं कि इंडिया को कैसे नुकसान पहुंचाएं। जो बेटा मन में नेगेटिविटी लेके आगे बढ़ने की कोशिश करता है ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ता। इंडिया का कभी दिमाग नहीं गया कि हम पाकिस्तान को कैसे पीछे रखें। इंडिया हमेशा कोशिश में है कि मैं आगे कैसे बढ़ूं, चाहे कांग्रेस का टाइम था, चाहे बीजेपी का टाइम है। हर सरकार ने अपने टाइम में रेल बढ़ाई हैं, हर सरकार ने सड़कें बढ़ाई हैं, हर सरकार ने बिजली पे काम किया, हर सरकार ने जितना हो सका देश की प्रोग्रेस के लिए, प्रगति के लिए काम किया। वो अलग बात है कि भाई कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने, हम उसकी बात ही नहीं करें, वो तो हमारा इंटरनल मैटर है, हम किसी की कुछ भी बात करें। लेकिन अगर हम एज अ कंट्री अपने आप को देखें, तो हम 1947 से 2025 में ये प्राउड से कह सकते हैं हमने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है। और इन चीज़ों को बेटा उस ज़माने से जोड़ोगे तो तुम देखो आज कोई ऐसा गाँव नहीं है जहाँ बिजली ना हो, कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घर में बिजली ना पहुंचती हो। तो हमने बिजली पे कितना काम किया होगा। लगभग गाँव में स्कूल्स हैं, आसपास कुछ किलोमीटर के अंदर स्कूल 100% बना दिए हमने। रोड्स पे, बिजली पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, टेलीकम्युनिकेशन पे कितना काम कर लिया। तो हमने अगर पैसा कमाया है तो उस पैसे को हमने सही दिशा में लगाया भी है। वहीं पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान कहता है मैं भी डेमोक्रेटिक कंट्री हूं। 1947 से आज हम 225 में आंकड़े बोलते हैं बेटा। मैं तो कुछ भी कह दूं, तुम भी कुछ भी कह दो, ये बात तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाती है ना। आंकड़ों से ऊपर थोड़ी ना कुछ है। कोई 5 साल ऐसे नहीं मिलेंगे जब उनकी एक सरकार चली हो लगातार। क्या ये अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कह देगा? हम प्राउड से कहते हैं हम डेमोक्रेटिक है। कैसे? हम एग्जाम्पल दे देंगे। हमने 17 साल एक पीएम देखा अपना, लोगों की पसंद थी तभी बैठा रहा ना। 16 साल एक देखी, 15 के लिए अब वाले चुन रखे हैं, और 10 साल एक। जब हम दोनों देश एक साथ चले थे एक रास्ते पर डेमोक्रेसी की तरफ, तो वो तो कहीं भीड़ में दिखे भी नहीं। वो तो 5 साल तक एक सरकार नहीं चला पाए। सरकार उनकी भी बनती है, इलेक्शन होते हैं हमारी तरह, लेकिन उस इलेक्शन पे कुछ ही साल के अंदर आर्मी कब्जा कर लेती है देश पे, और आर्मी कहती है आपसे देश नहीं चलेगा, हमें चलाना पड़ेगा। क्यों? हमारे यहाँ तो कभी ऐसा नहीं हुआ, जबकि उनसे कई गुना ज़्यादा आबादी लेके बैठे हैं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी आबादी। इसका कारण आर्मी जब ये देखती है पाकिस्तान की कि हमारी डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई सरकार उतनी ताकतवर नहीं है। क्यों ताकतवर नहीं है? क्योंकि इसके घर के अंदर भी तो आधे घटिया लोग भरे पड़े हैं, जिसको हम लोग टेररिस्ट कहते हैं। उन सब का घर भी तो बेटा यही है। कल रात जो हमने 1:51 पे जहाँ ये मिसाइल्स और इन सब का इस्तेमाल किया 9 ठिकानों पर, तो वहाँ नॉर्मल तुम्हारे मेरे जैसे लोग थोड़ी ना थे। वो सारे 100% वो ठिकाने थे जहाँ या तो ट्रेनिंग कैंप्स थे, या फिर इनके आगे लड़ाई में काम आने वाले हथियार रखे थे, या फिर इनकी फंडिंग, बाहर से पैसा आता है ना लोगों के पास, इनके पास थोड़ी ना इतना पैसा है, फंडिंग से जुड़ा हुआ सामान था। या फिर जो ट्रेनिंग देते थे कि इंडिया में घुसना कैसे है। लश्कर-ए-तैयबा तुमने सुना होगा, हिजबुल मुजाहिदीन सुना होगा, ग्रुप्स के नाम है ना ये।
इन सब के ठिकाने थे बेटा ये। और ये कह रहे हैं कि हमारी मस्जिद पर बम गिरा दिया और हमारे फलां पर बम, तो तुम ट्रेनिंग जहाँ दोगे वहीं तो गिराएंगे। अब तुम ट्रेनिंग कहीं मैदान में दे लो, हम तो वहाँ गिरा देते। अब तुम ट्रेनिंग तो दे रहे हो इनमें, तो वहीं तो बम गिराएंगे ना। ये तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जहाँ तुम सिखाओगे वहीं कोई मारेगा तुम्हें। अब इनके में दिक्कत क्या है, इनकी आर्मी कहती है कि मेरी सरकार इनसे डील नहीं कर पा रही, इसलिए मुझे सरकार को नीचे करके मुझे आना पड़ेगा। यही कारण है कि पाकिस्तान की, जब तुम गूगल पे लिखोगे ना कि पाकिस्तान के हेड्स कौन कौन रहे, तो कईयों के नाम के आगे लिखा है जनरल अयूब खान, जनरल परवेज़ मुशर्रफ। जनरल का मतलब आर्मी का मुखिया। तो जिस देश में इतना कलेश हो कि वहाँ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को आर्मी कैप्चर कर लेती हो, और फिर आर्मी को लगता हो कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारी बेइज्जती हो रही है, तो वापस से डेमोक्रेटिक सरकार बनवा देते हैं। आज तक इस खेल से ऊपर ये उभर ही नहीं पाए, और एक भी सरकार इनकी कितने साल नहीं पकड़ पाई, 5 साल। वैसे ये दावा करते हैं कि हम दुनिया की पहली इस्लामिक कंट्री हैं जिसने महिला को अपने देश का हेड चुना, लेकिन बेटा उस महिला के पिताजी का बैकग्राउंड था ना, जुल्फिकार अली भुट्टो। हमारी इंदिरा गांधी का भी बैकग्राउंड था, लेकिन हमारी राजनीति में थोड़ा खुलापन है। इंदिरा ने गड़बड़ की तो जनता ने हराया था। 1977 के इलेक्शन याद करो, इंदिरा बुरी तरह से हारी थी। हमने जनता को सर्वोपरि रखा। ये रियल डेमोक्रेटिक कंट्री है बेटा हमारी। हम ये नहीं कहते कि ठीक है हमसे और बेहतर भी हो सकते हैं, लेकिन आज के सिनेरियो में इतनी बड़ी आबादी को डेमोक्रेसी के रास्ते पर रखना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, और हम इसमें 100% सक्सेसफुल हैं। आज तक हम लोगों ने आज़ादी के बाद 18 बार किसके इलेक्शन करा दिए, और हर लोकसभा को लगभग को तुम कामयाब मानो, कुछ एक में गड़बड़ थी। मैं मानती हूँ 6ठी में गड़बड़ थी भाई, 9वीं में थी, 11वीं में। लेकिन अगर आज के सीन की बात करें, 15 साल हो जाएंगे मोदी जी को, और अगले 3.5 सालों में। और इनसे पहले एक बार ऐसे ही नेहरू बैठे थे, लगातार कितने साल। तो ये असली डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल हैं हम लोग। और बात रही इंटरनेशनल लेवल पे हमारे रेपो की, हमारी इमेज की, तो पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया में कोई सिंगल एक जगह नहीं है, कोई भी एक जगह जहां कोई ये दावा कर सके कि यहाँ टेररिस्ट को इंडियंस, हम, कि भाई हम या हमारी सरकार फंड्स पहुंचाती हो, या फिर हम गड़बड़ करते हो कि हम यहाँ तैयार कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान या चाइना को मार सकें। हमारी मंशा कभी भी नेगेटिव थी ही नहीं, हमने हमेशा प्रोग्रेस की बात कही। लेकिन अगर अब हम स्टेप नहीं लेते तो फिर बेटा ये सिर पे चढ़ जाते। जैसे अच्छी बात है इंसान पॉजिटिव चीज़ की तरफ देखे, लेकिन कई बार क्या होता है, अगर कोई कमज़ोर आदमी अपनी से ज़्यादा ताकतवर पे अटैक करे और सोचे कि ये तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, डर गया, तो फिर वो दोबारा अटैक करेगा। उसको गलतफहमी हो जाएगी ना कि मैं ताकतवर हूँ। तो इसीलिए पाकिस्तान को इस जगह रख के देखो, और भारत उससे हर चीज़ में ऊपर है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, किसी चीज़ की उठा के संख्या गूगल कर लेना, पाकिस्तान कभी भी टिक नहीं पाएगा। अगर लड़ाई बड़े लेवल की हुई तो मतलब ही नहीं है कि पाकिस्तान जीत जाए। और हम इतिहास को एग्जाम्पल में देखें, अगर 1947-48 युद्ध हुआ था, 1965 में युद्ध हुआ, 71 में और 99। पाकिस्तान एक बार बता दे जब वो जीता हो, हर बार पाकिस्तान हारा है। और 2 बार तो पाकिस्तान के हाथ पैर इतने फूले कि उसने समझौते के लिए दुनिया के चक्कर काटे कि मेरा सुलह करवा दो। 65 का तुम्हें याद होगा, ताशकंद समझौता। हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को शास्त्री जी ने कहा था मेरी तरफ से खुली छूट, जहाँ जो चाहिए मैं प्रोवाइड कराऊंगा, तुम अपना 100% फ्री होके काम करो। हमारी 65 के युद्ध में ना फौज लाहौर तक पहुंची थी बेटा। सोचो, लाहौर उनका मेन शहर है लाहौर, जैसे कोई हमारे दिल्ली तक पहुंच जाए तो गलत हो जाएगा ना। इनके इस शहर तक घुस के, और ये भाग गए थे, या तो मर गए थे या भाग गए थे। 65 के युद्ध में शास्त्री जी इतने कठोर हो गए थे कि अब लाहौर देंगे नहीं वापस, ये शब्द थे उनके। पर फिर पता नहीं क्या हुआ, जब वो ताशकंद गए तो वहाँ जाके चीज़ें थोड़ी सी दबाव या भगवान जाने क्या हुआ, लेकिन उन्होंने सिग्नेचर कर दिए कि जहाँ हमारी फ़ौज पहले थी, यानी LOC के इस पार, वहाँ तक हम वापस लौट जाएंगे और हम इनका हिस्सा छोड़ देंगे। ये बड़प्पन की बात थी, क्योंकि हिस्सा आपके हाथ में आ गया था, आपने तब छोड़ा। किस समझौते के दौर में? अच्छा, कितने बेशर्म में, फिर भी नहीं भूले, 4-5 साल बाद दोबारा से आ गए और क्या बोले कि इंडिया हमें दुखी कर रहा है। अभी भी कहेंगे, देखना, बलूचिस्तान का नाम तुमने सुना है? पाकिस्तान की टेरिटरी का, अब मान लो ये पाकिस्तान है, इसकी टेरिटरी का एक हिस्सा है जिसका नाम है बलूचिस्तान।
बलूचिस्तान ऐसा है जैसा हमारा झारखंड, उड़ीसा, बिहार की बेल्ट, जिसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं, लोहा, तांबा, ये सब मिलते हैं ना। किसी भी देश की प्रोग्रेस में ये बड़े काम की चीज़ है बेटा। अगर ये ना हो तो इंडस्ट्रीज़ नहीं बनेंगी। ये पंखे, कूलर, तुम्हारे पेन, ये सब चीज़ें देखो मेटल का इस्तेमाल करती हैं। गाड़ी, बस, रिक्शा, कुछ भी, रेल, मेटल के बिना ज़िंदगी चलेगी कैसे? अगर कोई सुबह उठ के चम्मच से खाना खा रहा है कटोरी प्लेट में, तो स्टेनलेस स्टील है वो। अगर कोई शेव कर रहा है तो ब्लेड में स्टेनलेस स्टील है। हर चीज़ घर की ध्यान से देखो, उसमें कहीं ना कहीं मेटल का इस्तेमाल हुआ है। और मेटल आसमान से नहीं उतरता, ना हम बना सकते, वो धरती से निकलेगा। तो जैसे हमारे लिए ये झारखंड, बिहार, उड़ीसा है ना इम्पॉर्टेंट, ऐसे इनके लिए बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान का कहना है मैं इनसे बहुत दुखी हूँ और कोई मेरी मदद कर दो, मेरा इनसे पीछा छूट जाए। और हम खुश हैं कि उसका पीछा उनसे छूट जाए, क्योंकि ऐसा ही एक पीछा पहले बांग्लादेश का भी छूटा था। तब पहले याद है 2 हिस्से लेके बैठा था और रास्ता हमारे देश में से जाता था आराम से, लड़ता भी हमसे। और हम कितने लीनियंट थे, बड़े भाई की तरह की, कोई बात नहीं, छोटा है, अपने देश के बीच में से इनको आने जाने की छूट दे रखी थी। 71 के बाद हम स्ट्रिक्ट हुए कि ये तो बहुत बेशर्म है, हमारे ही देश के रास्ते का इस्तेमाल करते हैं और हमारे ही सिर पे चढ़ते हैं। अभी तुमने देखा ना वो एक पाकिस्तान की सीआरपीएफ वाले की एक की वाइफ जो थी, वो उसको फिर नौकरी से भी हटाने की बात, सस्पेंड कर दिया। हो सकता है केस वेस बने और पता नहीं किस चीज़ में फंस जाए। तो बेटा हम तो इतने लीनियंट हैं कि हम अभी भी विश्वास करते हैं कि लोग ठीक होंगे, और ये इतने बेशर्म है कि इन्होंने छोड़ा ही नहीं कुछ भी। बलूचिस्तान का कहना है कि मैं भी अटैक करूंगा, तुम भी अटैक करो इंडिया वालों, मैं भी अटैक करूंगा, बीच में पिस जाएगा ना तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। ऐसी सेम बात अफगानिस्तान के तालिबान से भी हमारी बात हो गई। तालिबान ने कहा मैं भी राजी हूँ, जबकि तालिबानियों का खुद की इमेज भी थोड़ी अच्छी नहीं है, पर तालिबान भी इंडिया का साथ देने को तैयार है। कहने का मतलब है इंडिया की पोजीशन स्ट्रांग है तब तक जब तक चीन पाकिस्तान के साथ ना खड़ा हो जाए। हमारी शत्रुता दोनों से है, चीन भी हमारे साथ। 62 का युद्ध हमें याद है ना, 62 में हम नुकसान खा गए थे बेटा। तो एक बड़ा क्वेश्चन ये है जिसका डिसीजन 1-2 दिन में हो जाएगा। जैसे अमेरिका की बात करें, अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप का बयान, एक सुबह का एक अभी का मैंने देखा, इस क्लास से जस्ट पहले मैं देख रही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान की आदत है, अब से नहीं, ये बहुत सालों से लड़ रहे हैं, इनको कई डिकेड्स चले गए, मतलब इनको कई दशक हो गए लड़ते लड़ते। उसने बस ये बात बोली। लेकिन अब फिर मैंने देखा, अब तो इंटरनेशनल बड़ा मुद्दा बन गया ना, यूएनएससी की बैठक कह रहे हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की। तो अब अमेरिका का मैं सुन रही थी, तो उसने ये कहा कि भाई अगर किसी के नागरिकों को मारा जाएगा तो वो बदला लेगा। अगर बात इस तरह से कही जा रही है तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये हमारे पक्ष में होने के चांसेस हैं, क्योंकि नागरिक हमारे मारे गए हैं। तो पाकिस्तान क्या चालाकी चल रहा है, वो कह रहा है जिन्होंने यहाँ बम गिराए ना, इन्होंने यहाँ मेरे नागरिक भी थे। भाई वो तो सारे वो सेंटर्स थे तेरे चोरों वाले, इसका मतलब नागरिक भी है तो उसी कैटेगरी के होंगे, या फिर कुछ गड़बड़ है। अमेरिका अभी क्लियर नहीं है, उसने ये बात कही है कि जिसके नागरिक मरेंगे वो बदला लेगा, वो तो मारेगा। अब एक बड़ा ताकतवर देश है चाइना। एक क्वेश्चन है कि चाइना की बात किस तरफ होगी, क्योंकि बेटा ये बहुत बड़ी ताकत है, मैन्युफैक्चरिंग पे इससे ऊपर कोई नहीं है, ना टेक्नोलॉजी में कोई उसकी बराबरी पर। चाइना पाकिस्तान का पक्षधर है स्टार्टिंग से, क्योंकि इंडिया और चाइना का डिस्प्यूट था 62 में, वो दलाई लामा था ना, धर्म युद्ध तिब्बत वाला। हमारी 62 के बाद कभी लड़ाई नहीं हुई, सिर्फ 1 महीने 1 दिन की लड़ाई थी, लेकिन वो खटास आज तक हमारे मन में है, क्योंकि अक्साई चिन पे आज भी किसका कब्जा है, चाइना का। हमने एलएसी बना ली, और रियलिटी ये है बेटा, जैसे हम पाकिस्तान से ताकतवर है ना, ऐसे हम चाइना से कमज़ोर हैं, क्योंकि सब तो बराबर नहीं, कोई ना कोई तो आपसे ऊपर, कहते ना भाई शेर को सवा शेर मिलता है, तो हमें भी मानना पड़ेगा चाइना ताकतवर है। अब एक क्वेश्चन ये है कि चाइना क्या स्टैंड लेगा। अगर चाइना पाकिस्तान का साथ देने की बात करता है तो फिर हम नुकसान में जाएंगे, क्योंकि बेटा चाइना बहुत पावरफुल है हर तरीके से। पर जो मुझे लगता है और जो मार्केट में जो बातें चल रही हैं कि चाइना चालाक बहुत है, और चाइना का एक बड़ा बिजनेस इंडिया से है, इंडिया भर भर के पैसा देता है सामान के बदले। अगर इंडिया चाइना के सामान नहीं लेगा तो इसका कहीं ना कहीं असर किसकी इकोनॉमी पे जाएगा। और चाइना शायद इतना पागल भी ना हो
कि एक ऐसे छोटे मोटे देश के लिए बिना बात पंगेबाजी में पैर डाले। अगले का बढ़िया व्यापार चल रहा है। ज़बान से बोलना और काम करना ये दो अलग अलग बातें हैं। ज़बान से तो कोई कह दो भाई ठीक है तू कोई स्टेप ले मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन अगर चाइना समझदारी से काम करेगा तो मुझे लगता है वो पाकिस्तान के साथ लड़ने बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि चाइना अपने पैसे से आगे बढ़ने की पॉलिसी बना के बैठा है पिछले कितने साल से। दुनिया लड़े मरे, चाइना देख लो लगातार आगे बढ़ रहा है, और जो आगे बढ़ता है ना वो हमेशा दिमाग को एक जगह पे फोकस्ड रखता है, वो इधर फैलता नहीं है। अब आगे डिपेंड करता है ये मुद्दा, अब यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में अभी मैं देख रही थी उसमें लाइव चलेगा, अब वहाँ मीटिंग और बातचीत होगी। सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? 24 घंटे के अंदर इसकी अर्जेंट मीटिंग बुलाई जा सकती है। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और इसमें 5 तो वो ताकतवर देश बैठेंगे ABCRF, और 10 इसमें बैठेंगे जो 2-2 साल वाले हैं। यहाँ बैठ के डिस्कशंस होंगे, और यहाँ बेटा ये नहीं होता कि मन कर रहा है इसलिए इसका साथ दो। यहाँ लॉजिकली चीज़ को देखा जाएगा कि क्या ठीक है क्या गलत है। ये पूरे वर्ल्ड को पता है कि हमारे टूरिस्ट पर हमला हुआ था जिसमें वो लोग मारे गए जो निहत्थे थे और जो आम पब्लिक थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम लड़ते नहीं, लड़े। पुलवामा का अटैक हम भूले थोड़ी ना है। 43 CRPF के जवानों के शरीर भी नहीं मिले थे, वो बिल्कुल रोड पे चिपक गया था शरीर बिल्कुल, क्योंकि बॉम्ब इतना भयानक था वो RDX का हमला कि उनकी डेड बॉडी थी ही नहीं कहीं भी, बिल्कुल मांस पिघल के बह गया था, सड़क पे चिपक गई थी डेड बॉडीज़, मतलब वो दिख ही नहीं रहा था कि इंसान है। हम वो याद रखेंगे, लेकिन उसका बदला हमने उनके सिविलियंस से नहीं लिया। उन्होंने हमारी फ़ौज के ऊपर हमला किया, हमने भी फ़ौज के ऊपर ही स्ट्राइक की थी। अगर तुम्हें याद हो एयर स्ट्राइक हुई थी। ये पता है क्या बहुत बड़ी बात है, उन्होंने खुलेआम हमें चेतावनी दी कि हमारी फ़ौज के ऊपर हमला नहीं किया। अगर फ़ौज पे हमला होता है ना तो फ़ौज आपस में निपट लेती है। ये तो खुला हमला था कि 26-27, और देखो क्या सिर्फ आदमी मारे। इसके पीछे भी लॉजिक था कि लोगों की सिंपैथी ज़्यादा गेन हो कि बेचारी इसका आदमी मार दिया, बेचारा ये बच्चा इसका बाप मार दिया। जैसे एक मन में होता है ना कि बेचारे वाले फीलिंग। अगर वो अंधाधुंध फायरिंग करते तो हम मानते कि मार मुर के चले गए, लेकिन उन्होंने तो सिलेक्टिव लोगों को ना कि भाई ये आदमी है, ये आदमी है, हिंदू है, इस चीज़ से और ज़्यादा नफरत हुई। और इसीलिए ये सोच समझ के हमारा प्लान था, और कितना अच्छा प्लान था कि हमारी मीडिया को भनक भी नहीं थी, किसी को अंदाज़ा नहीं था। देखा मंत्रिमंडल की इस, बेटा फ़ोन मत यूज़ करो, मंत्रिमंडल की कितनी गुप्त बैठक होगी, इमेजिन करो अब, कि किसी को बाहर खबर नहीं लगी। अगर ये बैठक COM की होती, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सब लोग होते, तुम्हें लगता है ये चुपचाप रहती बात? ये बाहर फैल गई होती, दुनिया को पता होता। ये बात इतनी गुप्त रखी गई कि इसका पता सिर्फ या तो फौज को था, या PM को होगा, एक गृह मंत्री को होगा, एक रक्षा मंत्री को, और एक विदेश मंत्री। सिर्फ 4-5 लोगों को ये बात पता थी, इसलिए लीक नहीं हुई। हमारे लिए भी अचंभे की बात थी, सुबह उठ के देखा तो एकदम से सारा जो है ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि रात में जब सोए थे तो हर एक टीवी चैनल पर था कि मॉक ड्रिल होगी 244 जिलों में, और ऐसे ऐसे सायरन बजेगा और इतने बजे बिजली कट जाएगी, इस तरह की बातें थी ना। हम तो मेंटली प्रिपेयर कर रहे थे कि भाई कल ऐसा होगा। अब हरियाणा में तो नहीं था, लेकिन जो 244 ज़िले थे उनमें तो होना ही था, दिल्ली पास था और अलग अलग ज़िले। तो कल जैसे सब लोग यही समझा, मैं अपने बेटे को भी बताई थी कि बेटा ऐसा ऐसा होता है। फिर वो भाग के अपनी टॉर्च उठा लाया कि ये, क्योंकि उसमें था कि टॉर्च रखें और चार्ज रखें, तो सुबह अपना वो चार्ज पे लगा के चला गया। सबके दिमाग में था कि आज ये सब करना है, पर जब सुबह देखा तो इस सब का लग रहा है ज़रूरत उतनी नहीं है, पर करना है बेटा, क्योंकि पता नहीं होता बात कब बिगड़ेगी। आज की जो खबर थी उससे ये सेटिस्फेक्शन मिला कि कम से कम मोदी जी सोए हुए नहीं थे, नहीं तो अब हमारे मन में था कि कोई स्टेप तो लिया ही नहीं। और ये कहावत है ना कि सांप के बच्चे को पहले ही कुचल देना चाहिए, अगर वो पूरा बड़ा हो गया तो फिर उसको मारना बड़ा मुश्किल होगा। ये इनका स्टेप बहुत बेकार स्टेप था, क्योंकि इसमें आम आदमी शामिल था, और जहाँ आम आदमी शामिल है, ये संविधान क्या कहता है, किसकी इज्जत करता है ये? हम भारत के लोग। ये हमारे ऊपर हमला था। अगर ये एक किसी बस आर्मी के ऊपर करते ना तो इसको देश इस तरह से नहीं लेता। पुलवामा को हमने बहुत दुख के साथ लिया, लेकिन उसका बदला हमने अलग लेवल पे लिया। अब ये अटैक था आम आदमी के ऊपर, इसका मतलब डायरेक्ट अटैक था ये इंडिया के ऊपर। तो इसमें बड़ा स्टेप लेना बहुत ज़रूरी था, ताकि अगले 20-25 साल तक ये ऐसी हिमाकत दोबारा ना करें। और अगर ध्यान से देखें, इनको टाइम टू टाइम ना बेटा थोड़ी खुराक सी चाहिए होती है, ये सच बात है। 99 के बाद, 26 जुलाई के बाद, अब हम तो शांति से बैठे थे, इन्होंने फिर गड़बड़ की। मतलब हम नहीं चाहते कि हम लड़े, क्यों लड़े? हम अपने सारे पैसे को डिफेंस पे क्यों खर्च करें?
अब देखो एक बराबरी क्या दिख रही है, अगर न्यूक्लियर वेपन्स की बात करूं तो उससे लड़ाई होगी नहीं, न्यूक्लियर इतना आसान नहीं है। पर न्यूक्लियर क्यों बनाए थे हमने, क्यों शास्त्री जी उस टाइम भाभा को कहते थे कि मैं दूंगा सारी तुम्हें फ्रीडम और तुम बना लो बम। हम तब से अब तक लड़े नहीं, हमने नहीं इस्तेमाल किया। लेकिन बेटा इस बात को समझो, आज पाकिस्तान का दावा है, गूगल करके देखना, मेरे पास 170 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स के रूप में और वेपन्स के रूप में। हम कहते हैं हमारे पास 180 हैं। अब सोचें इसको इस तरह से कि हम सोचते हैं कि यार क्यों बनाने ऐसे हथियार, ये मानवता को नष्ट कर देंगे, शांतिपूर्वक हमें रहना चाहिए, और हम ना बनाते तो तुम सोच सकते हो आज ये हमारे सिर पे नहीं चढ़ जाता अगर हम जीरो पे होते। अब समझ में आया क्यों बराबरी करनी पड़ती है। डिफेंस पे पैसा तब खर्च करना पड़ता है जब पड़ोसी चोर हो, गद्दार हो, निकम्मा हो, बेरोजगार हो, निठल्ला हो, जितने ऐसे शब्द हो वो सब हो, तो फिर हमें फिर ये सोचना पड़ता है कि इसका क्या भरोसा, क्योंकि इसके बस की कोई काम तो है नहीं, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। हाँ बेटा, क्या बेटा? मॉक ड्रिल, बैठो। मॉक जैसे मैं मॉक टेस्ट देते हो तुम लोग, क्या होता है मॉक टेस्ट कि ऐसा टेस्ट आएगा, प्रैक्टिस करते रहो। मॉक ड्रिल होती है बेसिकली कि शायद युद्ध होगा तो पहले से हम तैयार रहे। अगर युद्ध हुआ बेटा तो क्या किया जाता है, अमूमन देश के नागरिकों को अगर खत्म करना हो तो एयर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आर्मी को तो घुसने से ऐसे नहीं पॉसिबल होता। एयर में क्या होगा, ऊपर शहर में ले जाके, सब कुछ आजकल गूगल पे है, तो मेन शहर पे ड्रॉप कर देंगे एक बम, मान लो कहीं भी किसी शहर पर, तो उस टाइम पे फिर लोगों को कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो मॉक ड्रिल में ये सिखाया जाएगा कि जैसे ही ऐसा सायरन बजेगा, पता सबको चलता है, अब सब लोग एक्टिव हो जाएंगे, तो जैसे ऐसा सायरन बजे तो आपको क्या करना है कि अगर आप बहुत बड़ी ऊंची इमारतों में रहते हैं तो तुरंत इमारतों को खाली कर दें, क्योंकि बेटा बम गिरेगा तो एकदम से बड़ी बिल्डिंग नष्ट हो जाएगी ना, कहीं खुले स्थान पर भाग जाएं। और अगर आपके घर में बेसमेंट है तो वो सेफ माना जाता है, और जब अगर ऐसी दिक्कत आती है तो सोचो बिजली बंद हो जाएगी एकदम से, और आपका कम्युनिकेशन बिजली के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि फ़ोन आपके पास बिजली से ही चलेगा। तो इसलिए इसमें क्या कहा कि पहले अपने फ़ोन चार्ज रखना, अपने घर में बैटरी ज़रूर रखना, क्योंकि बिजली भागेगी, बैटरी आपके पास हो, कुछ खाने का सामान, क्या पता कितने दिन लग जाए बेटा ऐसी चीज़ों में, क्या पता कहाँ सरकार को, ऐसा होगा बिल्कुल नहीं, लेकिन एक प्रैक्टिस रखनी चाहिए कि कभी ऐसा हो तो हम क्या करेंगे। वैसा ऐसे होने के चांसेस 0% हैं। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी संस्था बैठी है जिसका नाम है यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएनओ ऐसा होने देगी नहीं, और ये बात हम तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमें नहीं लड़ना, अगर लड़ना होता तो हम फिर पुलवामा और इस सब के बाद तुरंत कुछ ना कुछ एक्शन लेते। हम तो बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने वाले देशों में से हैं, और हम तो जब सिर पे से पानी गुजर जाता है ना तब रिएक्शन देते हैं, नहीं तो हमने कभी पहल नहीं की। पर बेटा फिर भी यूएनओ की अगर बात करें, इसमें हमारी इमेज बहुत अच्छी है। जिस दिन यूएनओ बना था ना उस दिन हम आज़ाद नहीं थे, लेकिन हमने वेरी फर्स्ट डे कह दिया था कि हम इसके साथ हैं। ये बना था 24 अक्टूबर 1945, तब तो आपके देश में अंग्रेजों का राज था, और आप अपनी मर्जी से 30 अक्टूबर 45 को इसके मेंबर बन गए थे, और आज तक हैं। हमने कभी भी कोई ऐसी हरकत नहीं की। इसने कहा मुझे अपनी फ़ौज बनानी है, मैं कोई देश तो हूँ नहीं, मुझे फ़ौज बनानी है, मेरे पास अपनी सेना चाहिए। हमने तुरंत से अपने फ़ौजी भेज दिए कि लो जी ये हमारी तरफ से। इसको सेना किस चीज़ में चाहिए, कभी कभी जब युद्ध होते हैं ना तो पीस कीपिंग फोर्सेस रखनी पड़ती हैं बेटा, जो शांति को बहाल करवाएंगी ताकि ना लड़ें। तो ऐसे पीकेएफ, पीस कीपिंग फोर्स, अब ये कोई देश तो है नहीं, इसके कोई नागरिक नहीं है, इसने कहा मुझे पीस कीपिंग फोर्स बनानी है, भेजो सैनिक। हमने तुरंत आगे बढ़ के जितने सैनिक इसने कहे उतने भेज दिए, यानी मरने के लिए भी हम तैयार हैं, दुनिया में शांति रहे। फिर हमें कोई कैसे एक्सपेक्ट करेगा कि हम पहल करेंगे। हमने आज तक किसी लड़ाई में पहल नहीं की। हाँ, एक वो दलाई लामा वाली ज़रूर थी हमारी, उसको गलती कहो या अतिथि देवो भव कहो, वो गलती तो हमने लास्ट ईयर भी की, जब बांग्लादेश से शेख हसीना भाग आई कि मेरी जान को खतरा है, तो हमने तो रख रखी है, यहीं दिल्ली में बैठी हैं वो अभी भी। अब देखो हमारा बड़प्पन, दिल्ली में शेख हसीना बैठी हैं, पाकिस्तान ही तो था पहले वो, बांग्लादेश भी, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कभी किसी ने अपोज किया। हम ये मानते हैं जिस पे मुसीबत आई हो उसकी मदद करो, हम उस सोच के लोग हैं। यूएनओ की बात सब क्यों मानते हैं, क्योंकि ये चाहे ना बेटा, इसने जिस देश को बैन कर दिया ना उसका जीना मुश्किल होगा। आज का टाइम है ना क्लोज्ड इकोनॉमी का नहीं है, आज हर देश को जीना पड़ता है, उसको अपने सामान ऐसे दुनियादारी में भेजने और लाने पड़ते हैं।
कोई भी देश तुम देखो जो ठीक ठाक चल रहा है बड़े लेवल का, वो सामान बाहर भेजता भी होगा और सामान मंगवाता भी होगा। एक टर्म मैंने तुम्हें बताया है, एलपीजी। इस जी का मतलब क्या है? हाँ, इसका मतलब है ग्लोबलाइजेशन। इसी को कहते हैं बेटा भूमंडलीकरण, इसी को बोलते हैं वैश्वीकरण। पूरी दुनिया को एक सिरे के साथ जोड़ देना। आज कोई देश ऐसा नहीं है जो आगे बढ़ रहा है, वो कहे कि भाई मैं तो 100% इंडिपेंडेंट हूँ। अपना सामान कोई ना कोई किसी ना किसी देश को बेचता है, किसी को कच्चा माल, किसी को तैयार माल। कहीं कोई आम की पेटियाँ जा रही हैं, कहीं कहीं से काजू आ रहा है, कहीं पे जूतों को भेजा जा रहा है, कहीं कपड़ों को भेजा जा रहा है, कहीं लिखने के पेन, कहीं घी, कहीं तेल। ये सब रोज़मर्रा में पूरी दुनिया में घूम रहा है। तो ऐसा करने से पूरी दुनिया की इकोनॉमी चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक है, सही रेट में चीज़ें मिल पाती हैं। अगर पाकिस्तान भारत के साथ बढ़िया वाली लड़ाई करना चाहेगा, यूएनओ का कुछ नहीं जाना। सिक्योरिटी काउंसिल यूएनओ का पार्ट है बेटा, 6 पार्ट हैं, जिसमें एक का नाम है सिक्योरिटी काउंसिल। इसके 5 मेंबर हैं, ABCRF। ये पांचों वीटो का पावर इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी मुद्दे पर। अगर पाकिस्तान कहता है कि मैं तो इंडिया पे अटैक करूंगा, इसने मेरे लोगों को मारा, जबकि हमने उनके लोगों को नहीं मारा, हमने आतंकवादियों को मारा। अब उसमें कोई उनकी लड़की भी शामिल थी, तो इसमें हमारी क्या गलती? भाई तुम तैयार करोगे तो मारने तो पड़ेंगे ना। लेकिन अगर फिर भी वो दावा करता है कि नहीं मेरे सिविलियंस मर गए और मैं तो इनके ऊपर अटैक करूंगा, तो उस कंडीशन में ये पांचों सिक्योरिटी काउंसिल में बैठकर डिसीजन ले सकते हैं कि पाकिस्तान को बैन करना है या क्या करना है पाकिस्तान के साथ। और बेटा जिस देश की इमेज गिरी हुई होती है ना, उसको तो बहुत जल्दी लपेटे में ले लेते हैं। पाकिस्तान की इमेज बहुत गिरी हुई है। क्यों? क्योंकि आज तक इनकी एक सरकार नहीं चली 5 साल। दूसरा, ओसामा बिन लादेन, जिसने कितने लोगों का नुकसान किया, कितना बड़ा टेररिस्ट था वो सारे क्राइम करके, और शरण कहाँ लेके बैठा था? पाकिस्तान। तो आज मैं सुबह देख रही थी, एक जिसके ऊपर हमला होता है ना, उससे बातचीत की जाती है। अभी इंटरनेशनल लेवल पे क्या है कि हमला हो गया, किसके ऊपर? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के एक चीफ थे, वो बातचीत कर रहे थे। एक विदेशी कोई महिला थी, कोई बाहर का चैनल था, तो उन्होंने उससे पूछा, तो वो बड़ा सफाई दे रहे थे कि अरे हम तो बड़े पाक साफ हैं, हमने तो कभी टेररिज्म को सोचा भी नहीं कि हम अपने यहाँ पनपने दें। तो उस महिला ने कहा, अच्छा आपके यहाँ उसामा बिन लादेन आप ही के यहाँ पकड़े गए थे ना? तो फिर कुछ नहीं बोली वो, फिर चुप रहा वो। मतलब उस औरत ने नीचे सब ये था कि कितनी अच्छी तरह से रोस्ट किया इस आदमी को कि इसके पास कोई जवाब नहीं है। और कह रहा है इंडिया तो बहुत टेररिस्ट को बढ़ावा देता है, इंडिया का बायकॉट होना चाहिए। तो पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान की इमेज बहुत ही ख़राब है। उस मामले में हम थोड़े से पॉजिटिव सेंस में देखे जाते हैं कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, यहाँ मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, पारसी भी हैं। विदेशी को दिक्कत हो तो हम रख लेते हैं। भाई इससे बड़े एग्जाम्पल क्या दूं? दोनों विदेशी आज भी बैठे हैं। दलाई लामा आपके देश में बैठा है, जबकि चीन से हमारा डिस्प्यूट हो गया उसके बावजूद। ऐसे ही ये पड़ोसी देश की, क्या नाम है इनका, शेख हसीना, ये हमारी दिल्ली बैठी हैं, वो धर्मशाला में। तो बेटा हम तो बहुत शांति प्रिय देश हैं, हम कलेश करने वाले देशों में से नहीं हैं। लेकिन अब आगे क्या होगा? कोई अगर हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम इतने बेवकूफ़ भी नहीं हैं कि हम हाथ जोड़ के खड़े रहें। और मैं पर्सनली भी ये मानती हूँ, अगर पाकिस्तान कोई बड़ा स्टेप लेता है तो इंडिया को उसके ऊपर डबल स्टेप लेना चाहिए। और उसमें हम अपनी फ़ौज के, अपनी सरकार के बिल्कुल हिमायती हैं और हम उसको गलत बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर हम जवाब नहीं देंगे तो उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी। अब उसने 26-27 मारे हैं, कल वो 1000 मार देगा, ये सोच के कि इंडिया तो शांति प्रिय है, हम बैठे रहेंगे। ऐसी शांति का क्या फ़ायदा जिसमें हमारे ही घरों के चिराग बुझते हों? और जब मरना ही है तो फौज आगे जाके उनको मार के मरे ना। फौज तो खुश है इस बात में, फौज तो कभी नहीं कहती कि तुम सिविलियंस आओ। हमें तो सिर्फ ये कि भाई तुम तैयार रहना, कुछ गड़बड़ हो तो अपने आप को संभाल लेना। हमारी फौज ने थोड़ी ना कहा है कि हम पीछे हटेंगे और तुम लड़ो। तो अगर कभी कुछ भी गड़बड़ होती है तो हम सब इंडियंस को अपनी फौजों के साथ, तीनों, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, प्लस हमारे प्रेसिडेंट ने जो कहा वो हमारे लिए पत्थर की लकीर हो इस टाइम पर। क्योंकि बेटा पार्टीबाजी का टाइम नहीं है कि हम कुछ भी वीडियो चलाएं कि इनका गलत डिसीजन। इस टाइम पे इंडिया के ऊपर प्रॉब्लम है।
ऐसे टाइम में चाहे आप किसी धर्म के हैं, जितने मुस्लिम भी यहाँ रहते हैं, उनके दिल में भी उनके प्रति, पाकिस्तान के प्रति कोई वो नहीं होना चाहिए कि भाई बेचारे। बेटा कम्युनिटी के ऊपर, ये देश के ऊपर अटैक था। उन्होंने बस ये था कि हिंदू मुसलमान वहाँ किया ताकि हमारे देश में कलेश हो, लेकिन रियलिटी को समझो, भारत में रहने वाले मुसलमानों को भी वो बिल्कुल प्यार नहीं करते। अगर करते तो क्यों चुन चुन के मारते? क्या उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये हिंदू मुसलमानों को मारेंगे? ये तो हम बड़ा बड़ा शुक्रिया करें जो यहाँ के हिंदू मुसलमान नहीं लड़े उतने भयानक लेवल पे, नहीं तो बेटा देश में गृह युद्ध हो जाता है। इस देश की एक बड़ी आबादी, ये मान के चलो अगर हिंदू 82% है तो मुसलमानों की आबादी भी इतनी है कि कलेश बड़े लेवल का मच सकता था। तो ये तो हमारे जो मुसलमान यहाँ बंधु रहते हैं वो अपनी जगह ठीक रहे और हिंदू अपनी जगह ठीक रहे, तभी उस कलेश से हम बच गए। तो इतना बस ध्यान रखना, जो सर्कुलेशन में आएंगी ना वीडियोस, हर एक पे फेथ मत करना। पाकिस्तान के सारे चैनल्स हमने बैन कर दिए हैं और उनके सबसे बड़े व्यूवर्स हम थे। उनके 2 टीवी बहुत पैसा कमाते थे, एक हम टीवी और एक ARY डिजिटल, और उसके सबसे बड़े ग्राहक हम थे इंडियंस। उनके नाटकों को हम देखते थे, उनकी तो कुल आबादी भी नहीं है जितने देखे जाते थे। वो कई दिन से बैन कर रखे हैं, और क्या, वो मिलियंस में हम ही लोग तो थे। नाटक अच्छे बनाते थे, नो डाउट, नाटक उनके अच्छे हैं, उसकी प्लॉट भी बढ़िया है, पर बेटा वो नाटकों में ही अच्छे हैं, बस रियलिटी में अच्छे नहीं हैं। हमने वो बैन कर दिए। कल मैंने खोल के देखा तो सच में बैन है, उसमें लिखा आ रहा है एरर कि प्ले नहीं होगा। अगर फिर भी कोई ऐसी वीडियो तुम तक पहुंचती है जिसमें वो झूठ दिखाते हैं, पता है क्या कर रहे हैं, पुरानी कुछ वीडियोस को ना एडिट करके ऐसे दिखा रहे हैं कि हाय हमारे देश में हाहाकार मच गया, औरतें रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है बेटा। 9 जगह हमले हुए हैं, 9 के 9 वो स्थल हैं जहां हिजबुल मुजाहिदीन, जो इनके ग्रुप है, एक क्या नाम है उसका, लश्कर ए तैयबा, इनके इन ग्रुप्स के ठिकानों पे हमले हुए हैं जहां वो वैसे भी गलत ट्रेनिंग थी। हम बिल्कुल फ्री रहे, और कोई भी ऐसी वीडियो आगे मत सेंड करना बेटा, क्योंकि पता है क्या है, हमारा देश बड़ा है, यहाँ चीज़ें जल्दी वायरल होती हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और किसी भी कंडीशन में हम अपने देश के साथ हैं, अपनी फौज के साथ हैं, अपने PM के साथ हैं। कोई कुछ भी बोलता रहे, कहता रहे, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज हमने पढ़ाई ऐसा सच नहीं की, लेकिन आज हमने देश के बारे में बातचीत की जो ज़रूरी है। कल पढ़ेंगे अपने टॉपिक को, कल देखते हैं सरकार क्या करती है।